एम विशु बर्मन। आप देख रहे हैं यूपीएससी इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7। कल हमने देखा था लेक्चर नंबर 6, और लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट मनी मार्केट का ही पार्ट था। ठीक, कल हमने ये टॉपिक कवर किया था। आज हम पढ़ रहे हैं आरबीआई। एक छोटा सा टॉपिक है, सिंपल वे में पढ़ना है। सिर्फ मैं इतना पढ़ाऊँगा जितना एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। ठीक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हमें इसमें पीएचडी तो नहीं करनी है। और हाँ प्लीज़, आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छा आ रहा है, पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, क्योंकि आप लोग जितना सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे उतनी ही मैं मोटिवेशन होकर क्वालिटी को इन्हेंस करूँगा और बेस्ट से बेस्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आरबीआई, पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ द आरबीआई। आरबीआई क्या है? आपने देखा होगा कि हम सभी बैंकों में जाते हैं कैश डिपॉजिट करने, चाहे वो एसबीआई हो। मैं यहाँ ना बेसिक से लेके चल रहा हूँ, पॉइंट को ध्यान रखना है ना, बेसिक टू एडवांस पे चलेंगे। हर बच्चा, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा टॉपर हो, और ऐसा भी नहीं कि हर बच्चा मिडिल रेंज में लाई करे। हो सकता है उसकी नई शुरुआत है, तो इसलिए मैं बेसिक से लेके चलता हूँ। ठीक है, आप मान के चलो आरबीआई क्या है। आपने देखा होगा कि हम एसबीआई बैंक में चले गए, एचडीएफसी बैंक में चले गए। कभी आप आम आदमी कभी आरबीआई बैंक गया है पैसे जमा करने, डिपॉजिट करने? नहीं ना। तो इट मीन्स क्या है, आरबीआई एक बड़ी चीज़ है। तो मतलब कहने का ये है कि जितने भी बैंक हैं, है ना, उनको कौन मॉनिटर कर रहा है? उनको करता है आरबीआई। आरबीआई इसलिए क्या कहलाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वो सेंटर है, ठीक है, बैंकों का सेंटर है आरबीआई, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मैनेज करता है क्या, बैंकिंग सिस्टम को, कि कौन से बैंक यदि किसी को लोन दे रहा है, यदि फार्मर है तो उसको एक अलग रेट पर लोन देगा कोई बैंक। वो रेट कौन तय करेगा लोन की? आरबीआई तय करेगा। ठीक है, उसको डिसाइड कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा। ठीक है, यदि कोई बैंक आपको होम लोन दे रहा है, उस पर जो रेट है, समझ रहे हो, जो उस पर रेट है लोन की, वो कौन डिफाइन कर रहा है? वो भी आरबीआई कर रहा है। ठीक है, तो इट मैनेज द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में। दूसरी बात ये है कि अपने एनडीएल का कितना परसेंट, एनडीटीएल का मतलब नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का कितना परसेंट बैंक अपने पास रखेगा, और कितना सीआरआर के रूप में, कैश रिजर्व रेशो के रूप में आरबीआई के पास जमा करेगा। ठीक है, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है? ये आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एसएफआर क्या होता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर में, और वो लेक्चर जल्द ही कल स्टार्ट होने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी वाला। ठीक है, तो यहाँ मैं सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। ठीक, इट कंट्रोल मनी, प्रिंट करेंसी नोट्स, कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल एंड हेल्प्स अदर बैंक्स व्हेन दे नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो आरबीआई के क्या क्या काम होंगे? आरबीआई का हमने देखा कि वो एक तो मनी को कंट्रोल करता है मार्केट में, है ना। अभी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे ना आगे, उसमें आप समझ जाओगे कि कैसे आरबीआई कंट्रोल कर रहा है मार्केट का पैसा, कि मार्केट में कितना पैसा रहना चाहिए और कितना नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो लेक्चर आप कंटिन्यू रखोगे तो आपको आने वाले लेक्चर भी समझ में आने लगेंगे, और जो प्रेजेंट में आप लेक्चर देख रहे हो उसकी जो चैन है वो पीछे से जुड़ी हुई है मेरे पास्ट लेक्चर से, तो आपको पास्ट लेक्चर भी देखने होंगे। ठीक है, चले आइए। तो आरबीआई क्या क्या कर रहा है? कंट्रोल्स द मनी, कि कितना मनी कंट्रोल होगा, इकोनॉमी में कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, वो आरबीआई करता है। ठीक है, नए प्रिंट्स जो करेंसी के नोट्स होते हैं उनको आरबीआई करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है या नहीं है, वो सब कौन देखता है? आरबीआई देखता है। और नहीं है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी कौन करता है? इन्फ्लेशन को, आरबीआई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर। ठीक है, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं आप हिंदी में। ठीक है, फिर दूसरा ये हेल्प्स करता है अदर बैंकों को अपनी जो उनकी वो है लिक्विडिटी बैंकों की, उसको बनाए रखने में। किसी के पास यदि पैसा नहीं है, किसी बैंक के पास, सपोज दैट एसबीआई के पास पैसा नहीं है ओवरनाइट के लिए भी, ठीक है, तो वो किससे हेल्प लेगा? आरबीआई से लेगा, क्योंकि बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। दे नीड्स फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ सब शॉर्ट टर्म में चीज़ें बता दी हैं।
आगे इन डिटेल जब हम कल लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से समझोगे कि आरबीआई का रोल कितना बड़ा होता है हमारे बैंकों में। ठीक है, चलें आइए, सॉरी हमारी इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ आरबीआई देख लेते हैं थोड़ा। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, आपको एक बैंक याद होगा, एक बैंक स्टार्ट हुआ था बहुत टाइम पहले, इंपीरियल 1921 में बना था, वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1921 में बना था। और वो बना कैसे, वो बना था 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को लेके। 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का मतलब कौन कौन सा है, ये देखो, ये कोलकाता बैंक था, एक आपका बम्बई बैंक था, बॉम्बे बैंक, एक आपका मद्रास बैंक। ठीक है, ये 3 ब्रिटिश कॉलोनियल के बैंक थे, प्रेसिडेंसी के। ठीक है, इन तीनों को मिलकर बना था कौन सा, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वो बना था 1921 में। ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है आपको। चलें, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था, इन तीनों की प्रेसिडेंसी से मिलके। बाद में उसको जब हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ आज़ादी के बाद 1949 में, तो इसको क्या कहा जाने लगा, इसको कहा जाने लगा एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण से पहले 1949 से पहले क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में। ठीक है, ये मिलकर बना था 3 प्रेसिडेंसी से, कौन सी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आप ये देख लो, मैं यहाँ से एक बार ना ये इसको सही से लिख देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं लिख देता हूँ, देखो ये बना था इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कब बना था, 1921 में। ठीक है, और ये बना कैसे था, ये बना था इन तीन से मिलके। कैसे, एक तो आपको कोलकाता बैंक हो गया, कोलकाता बैंक हो गया, बॉम्बे बैंक हो गया, एक हो गया मद्रास बैंक। इन तीनों से मिलकर ये बना था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। नेशनलाइजेशन के बाद 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इसको क्या कहा जाने लगा, आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, नॉलेज के बेस पे बता रहा हूँ, नॉलेज के बेस पे बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना, कहीं पे क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा ना, आपके पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में मैंने बता दिया, आरबीआई वॉज फर्स्ट अप्रैल 1935, और ये किस एक्ट के तहत बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग बना था। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर पहले आप ये मान के चलो कोलकाता था। ठीक है, जब ये बना था 1935 तक जब ये बना तो उसका हेड क्वार्टर था कोलकाता, लेकिन 1937 में ये इसका के बाद ये शिफ्ट हो गया मुंबई में। ठीक है, ये प्राइवेट बैंक था, उस टाइम पे ये प्राइवेट बैंक था, बट 1949 में मैंने बताया ना, नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण पर हमने इंपीरियल बैंक को क्या वो घोषित करा, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे ही हमने 1949 में आरबीआई को क्या बना दिया, बिकम द गवर्नमेंट, खुद के गवर्नमेंट का बैंक, सरकारी बैंक। ठीक है, सरकार का सरकारी बैंक बना दिया गया इसको। ठीक है, चलें अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि व्हाट इज़ द पर्पस आरबीआई क्रिएट करने का पर्पस क्या था, आरबीआई बनाने का। मैंने क्या बताया था, ऊपर बताया, कंट्रोल करेगा मनी के सप्लाई को। मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे अगले लेक्चर में, हम तैयार रहना, उसमें मैं बता दूंगा आरबीआई कैसे कंट्रोल कर रहा है मनी सप्लाई को। ठीक है, एक एग्जांपल के हिसाब से मान लेते हैं, इफ़ टू मच मनी इज अवेलेबल इन द मार्केट। अब मार्केट में जब मनी होगा, ठीक है, तो प्राइस क्या होगा, वो ऑब्वियसली सी बातें बढ़ेंगे, लोग जाके, देखो मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, आपको बताया था ना कि यदि आपके पास मनी है, मनी ज़्यादा हुआ तो आपकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ आप चीज़ें 10 सपोज दैट आप जहाँ चीज़ें
10 रुपये वाला शैम्पू यूज़ कर रहे थे, अब आपकी जेब में पैसा आ गया, अब 10 की जगह आप 50 वाले शैम्पू पे जाओगे, 50 रुपये वाले पे, उसकी डिमांड बढ़ गई नहीं बढ़ गई? पहले से ही वो 50 रुपये का था, अब आप उसकी डिमांड बढ़ा रहे हो क्योंकि आपकी जेब में पैसा आ गया। जब जेब में पैसा आ गया, डिमांड बढ़ी, तो क्या हुआ? सप्लाई बढ़ी ही नहीं बढ़ी। और जब सप्लाई बढ़ी है तो ओनर क्या करेगा? अपना फ़ायदा तो देखा ही देखेगा, समझ रहे हो ना? तो वो प्राइस बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? प्राइस बढ़ा देगा, समझ रहे हो? तो यहाँ यही बात हो रही है कि एग्जाम्पल के बेस पे कि यदि टू मच मनी इन अवेलेबल इन द मार्केट, टू मच मनी अवेलेबल मार्केट, देन प्राइस गो अप। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? मार्केट में पैसा कब पड़ना चाहिए, कब नहीं पड़ना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो डिसाइड करता है आपका आरबीआई। नेक्स्ट लेक्चर फिर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना है, इसको आपको अच्छे से समझना है, उसमें पूरा समझ में आ जाए कि आरबीआई की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलें उस पर ब्रीफ आपको ब्रीफ डिटेल मिलेंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मैंने अभी बताया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर। भाई मन मार्केट में यदि आरबीआई ज़्यादा पैसा डालेगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा। इट मीन्स प्राइस रेट बढ़ेगा। अभी हमने प्राइस को पे हमने ये पढ़ा ना, ये पढ़ा था ना, ये रहा देखो, प्राइस को पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो वही वाली बात है, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ पेट्रोल प्राइस इंक्रीज ए लॉट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अफोर्ड इट। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा? राइज इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस स्पेंडिंग। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। टू एक्ट एज ए बैंकर टू अदर बैंक्स। मैंने बताया था सभी बैंकों का बैंक है आरबीआई। इफ़ ए स्मॉल बैंक रन्स आउट ऑफ मनी, एक छोटा बैंक है, वो उसके पास पैसा नहीं है, वो सफ़र कर रहा है ना, आउट ऑफ मनी में, इट कैन बोरो, वो आरबीआई से उधार ले सकता है, इट कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, अब जस्ट लाइक यू माइट बोरो मनी फ्रॉम ए फ्रेंड इन नीड। जैसे मान के चलो आपको पैसे की जरूरत है, आप अपने दोस्तों से ले लेते हो उधार, तो इस हिसाब से आरबीआई ले लेते हैं, बैंक ले लेते हैं। आरबीआई से आम जनता पैसा नहीं ले सकती, ध्यान रखना। आरबीआई से उधार या तो सरकार लेगी या बैंक लेगा। ठीक है, आम जनता सिर्फ हमारे नॉर्मल बैंकों से पैसा लेगी, ना कि आरबीआई से। ठीक है, चले, टू एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन द गवर्नमेंट बिल्ड्स रोड्स एंड स्कूल्स। अब गवर्नमेंट को स्कूल्स और रोड्स बनाने हैं, तो आरबीआई हेल्प करता है, प्रोवाइड द फंड करवाता है उनके पास। ठीक है, आप कहोगे सर ये फंड कैसे आता है? अगले इलेक्शन में पढ़ाएंगे कि फंड कहाँ से देती है आरबीआई गवर्नमेंट को, ध्यान रखना इस बात का। मैं वो फिर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इकोनॉमी की तैयारी करना चाह रहे हो तो उसको नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। ठीक है, चले आगे। टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, ग्रोथ को सपोर्ट करता है, इनडायरेक्टली करता है और डायरेक्टली भी करता है आरबीआई। सपोज कैसे? आरबीआई हेल्प करता है फार्मर्स को लोन्स देने में, वो भी लो रेट पे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ का जो सिटीज़न है, 58% सिटीजन आज भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंडिंग है। और एग्रीकल्चर सेक्टर पर जब डिपेंडिंग है तो हमारा फ़र्ज बनता है किसी भी इकोनॉमी के सेंट्रल बैंक का या गवर्नमेंट का कि उस सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, इन्हेंस किया जाए। ठीक है, तो आरबीआई हेल्प्स फार्मर बाय गिविंग लोन्स एट ए लोअर इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि किसान की हालत वैसी आप देख रहे हो ना, जिसको हम उचित दर पे भी देने लगे तो क्या ही होगा होगा। अब भी वैसे भी किसानों को उचित दर पे लोन दिया जाता है, वो बात अलग ही कि आरबीआई और सेक्टर से कम पे देता है इनको। ठीक है, सो दे कैन ग्रो मोर क्रॉप्स। तो मोर क्रॉप्स प्रोडक्शन होगा यदि हम किसान को मान लो बीज के लिए सीड्स के लिए लोन दे रहे हैं 1% रेट पे, बाकी सब जैसे होम लोन्स और सब फलाना ढिंकाना अदर लोन्स 20% की रेट पे भी दे रहे हैं, बट किसान को हम दे रहे हैं 1% की रेट पे। किसान ने क्या करा? क्रॉप्स बोई, अपनी ज़मीन पे खेती करी, अच्छा मौसम हुआ, सिंचाई करी, हमारा गेहूँ चावल आया, हमने कुछ एक्सपोर्ट करा, कुछ मार्केट में हमारा सर्कुलेशन में आया, कंज्यूमर ने खरीदा, तो हमारे पास क्या आया? पैसा आया। पैसा आया जब मार्केट में, तो इकोनॉमी क्या हुई? ग्रो हुई। सीधी सी बात समझ गए होंगे कि हाउ टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करता है आरबीआई। ठीक है, टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है हमारा आरबीआई। ठीक है, आरबीआई स्टेप्स उठाता है इन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट पीपल्स की सेविंग को सपोर्ट करने में, कि देखो आपका जैसे सेविंग अकाउंट है, आपने देखा कि आपका सेविंग अकाउंट है, आप उसमें पैसा डाल रहे हो, आपका पैसा पड़ा है ना, तो आपको 1 महीना 2 महीने का इंटरेस्ट रेट मिलने लगता है, वो आपकी सेविंग हैबिट्स को भी सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात है कि नॉन रिस्की है,
रिस्क तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ना आपको ऑर्गेनाइज लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, उसका भी आरबीआई पार्ट था, है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, इसलिए रेगुलेशन के द्वारा चल रही है। रेगुलेशन जहाँ होगा और रूल और नियम होंगे, रेगुलेट होगा, लॉ होगा, वहाँ पर रिस्क कम हो जाते हैं फ्रॉडबाजी के और हर चीज़ के, ठीक है। तो इसलिए द मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आरबीआई मेंटेन करके चलता है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं इस लेक्चर में रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ आरबीआई वर्क के रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल। देखो, सेटिंग इंटरेस्ट रेट की सेटिंग करती है एक मॉनेटरी कमेटी बैठती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इन्फ्लेशन रेट और हर चीज़ रेट को, इंटरेस्ट रेट को भी तय करती है। वो ये बताती है कि प्राइमरी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर, आपका ये सेल्फ हेल्प वुमेन वाला सेक्टर, वुमेन सेक्टर, हैंडीकैप सेक्टर, ठीक है, एमएसएमई, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं जिस पर आरबीआई ज़्यादा फोकस करती है। मैं अगले लेक्चर में फिर वो बोल मैं उसको कंप्लीट करूँगा, आने वाले लेक्चर में ज़रूर देख लेना, ठीक है। व्हेन इन्फ्लेशन राइज आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट सो दैट लोन्स बिकम द कॉस्टलर एंड स्पेंडिंग रेडियो, ठीक है। रेपो रेट कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर बोल रहा हूँ कि पढ़ाऊँगा रेपो रेट ना, रेपो रेट, जब रेपो रेट, एसएलआर सब पढ़ेंगे, सीआरआर सब पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है, आराम से चलें। तो आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट, सो अब मैं बता भी देता हूँ रेपो रेट का, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे होता है रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट सो दैट लोन्स बिकम द कॉस्टलर एंड स्पेंडिंग, ठीक है। मैं रेपो रेट के बारे में बताऊँ या ना बताऊँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपको कल ही बताऊँ इस बारे में, है ना, बट मैं आपको बता देता हूँ रेपो रेट होता क्या। सपोज दैट ये आपका ये बैंक है, ठीक है, और एक यहाँ पर रेपो रेट का मतलब ये होता है कि एक बैंक है, ठीक है। अब ये आरबीआई है हमारा, ये बैंक है, बैंक को पैसे की ज़रूरत है। आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई देखो, आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई क्या करेगा, जो बैंक को बोलेगा ठीक है भाई मैं तुम्हें 2% की इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे दूँगा, बट आपको अपनी जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ हैं, मतलब सरकारी प्रतिभूतियाँ, ठीक है, मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या आता है। जैसे बॉन्ड्स हो गए आपके, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में शामिल होते हैं, ठीक है, वो हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। वो बोलता है मैं आपको 2% पे कैश दे दूंगा, आपको कितना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास सबमिट कर देगा, ठीक है, जब तक ये अपना लोन का कर्जा चुकाता नहीं है बैंक, ठीक है। उसके पास पैसा आ गया, अब मान लो इसको 2 लाख की जरूरत है, इसने 2% में 2 लाख अपना ले लिया, बट ये भी ये रेपो रेट 2% से लेके मैं 8% पर कर दूँ, ये इंक्रीज़ कर दिया मैंने, तो ये क्या करेगा, अब ये पैसा कम लेगा बैंक, ऑब्वियसली सी बात है, हाई इंटरेस्ट है, वो कहाँ से देगा इसको भाई। तो पहले 8 लाख लेने वाला था इससे, वो कहेगा यार मुझे 1 लाख ही दे दो, तो पैसा आ गया इसके पास, पैसा आया लेकिन कम आया। जब यहाँ पैसा कम आया तो मार्केट में पैसा कैसे जाएगा, कम जाएगा लोगों के पास, क्योंकि ये बैंक अपने कम पैसा जो उसके पास, जो उसने कम पैसा लिया है आरबीआई से, सपोज दैट इसकी जरूरत तो 8 लाख, लेकिन इसने लिया 1 लाख, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गई, इसको बोलते हैं रेपो रेट। जो आरबीआई लोन दे रहा है बैंकों को बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, उसको और जिस रेट पे दे रहा है उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब रेपो रेट में हुआ क्या, रेपो रेट बढ़ा दी तो बैंक क्या करेगा, कम पैसा लेगा। जब कम पैसा लेगा तो वो अपने कस्टमर को लोन भी तो कम ही देगा ना, और जब लोन कम देगा तो मार्केट में पैसा भी कम जाएगा। जब मार्केट में पैसा कम जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है, इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो भी कम ही होगी, क्योंकि मार्केट में पैसा आया ही नहीं, समझ रहे। तो इस तरह वर्क करता है। तो आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट सो दैट लोन बिकम कॉस्टलर एंड लोन महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अब इसका पैसा कम है, हर किसी को सप्लाई कर नहीं सकता बैंक सस्ते लोन पर, तो ये क्या करेगा, कम पैसे को महंगे लोन पर प्रोवाइड कराएगा, लोग कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएंगे। तो इसलिए बोला बिकम द कॉस्टलर एंड स्पेंडिंग रेड्यूस, जो खर्च करने की क्षमता है वो घट जाए बैंक की, इस बैंक की, आरबीआई की नहीं, बैंक की, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक बार और सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये आपका आरबीआई है, ये आपका बैंक है, ठीक है। बैंक को पैसे की नीड है, बैंक गया इसके पास, बैंक को पैसे की नीड है,
आरबीआई ने बोला ठीक है मैं 2% पे दे दूंगा तेरे को, क्या चाहिए बता। उसने बोला मुझे 10 करोड़ चाहिए, इसने कहा 2% में दे दूंगा, ठीक है। बदले में इसने क्या रखी है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसने 10 करोड़ दे दी क्योंकि 2% का ब्याज तो कोई ज़्यादा नहीं था। और जब 10 करोड़ दे दिए तो ये क्या करेगा, अभी अपने कस्टमर को लोन देगा अच्छे लेवल पे, है ना, अच्छे लेवल पे देगा। मार्केट में पैसा आ गया, मार्केट में लो भाई पैसा आ गया, मार्केट में पैसा आ गया तो इन्फ्लेशन रेट क्या होगी, महंगाई दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि लोग क्या करेंगे, अब खर्च ज़्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ने लगेगी, सप्लाई बढ़ने लगेगी, तो जो व्यापारी है वो क्या करेगा, वो अपना फ़ायदा देखेगा, वो कॉस्ट बढ़ा देगा। सिंपल है, बात नहीं है। अभी सपोज दैट अब यही डिमांड, अब सपोज दैट इसको वही 10 करोड़ की जरूरत है। अब 10 करोड़ में आरबीआई ने बोला ठीक है भाई मेरी जो रेपो रेट है वो 8% है, ठीक है, वो रेपो रेट जो है 8% है। अब ये क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेगा, ये कहेगा कि भाई 10 करोड़ की जरूरत है, 10 करोड़ नहीं तो मुझे 1 करोड़ दे दे, क्योंकि तुमने तो इन्फ्लेशन आरबीआई बढ़ा रखा है। तो इसको 1 करोड़ रुपये देगा। जब इसको 1 करोड़ रुपये आएगा बैंक को, तब ये क्या करेगा, जहाँ इसने 10 करोड़ पहले टाइम सस्ते पे लिया था, लोगों को बांटा था, तो महंगाई बढ़ी थी, अब पैसा कम आया इसके पास, तो ये हाई इंटरेस्ट ये भी तो रखेगा ना अपना, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट पे इसको मिला है भाई, उच्च ब्याज दर पर इसे मिला है, तो ये क्या करेगा, ये भी आगे लोगों को उच्च ब्याज दर पर पैसे देगा ग्राहकों को, तो लोग पैसे कम लेंगे। जब कम लेंगे तो इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर क्या होगी, कम होगी, कम होगी नहीं होगी, सिंपल सी बात है, महंगाई दर कम हो गई आपकी। तो ये होती है आपकी, ठीक है, समझ गया। ये इसको बोलते हैं रेपो रेट। बाकी हम अगले लेक्चर में कल इसी को कंप्लीट करेंगे। चलो, तो आरबीआई क्या कर रहा है, प्रिंटिंग करेंसी नोट करता है, 10 के 100 के 500 के नोट, ठीक है। ये बैंकों को हेल्पिंग करता है, ठीक है, जब उनका क्राइसिस होता है ना बैंकों का, तो हेल्प भी करता है। एक है, अभी अब मैं आपको पढ़ाऊँगा ओवरनाइट, एक लोन है, वो टर्म में कल पढ़ाऊँगा आपको। ओवरनाइट में क्या होता है कि जैसे कोई बैंक डूब रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, लोगों की जो डिमांड डिपॉजिट है उसको भी प्रोवाइड करवाने का, तो बैंक तुरंत आरबीआई से कॉन्टैक्ट करता है और बोलता है कि भाई मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो आरबीआई बोलता है तेरा NDTL कितना है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कितनी है तेरी, जिसमें डिमांड डिपॉजिट भी होती है और टाइम डिपॉजिट भी होती है, उसका परसेंट लगा दे, कितना है तेरे पास। वो बोलता है मेरे पास इतना है, तो मैंने कहा वो बोलता है कि मेरे पास NDTL का 10 करोड़ है, तो वो बोला कि मैं तुझे 1% दूंगा उसका, समझ रहे हो, 10 करोड़ का 1% दूंगा तेरे को। तो वो उतना दे देते हैं, फिर वो अपना बेचारा बैंक जो है थोड़ा अगले दिन जो उसकी कार्यवाही होती है, जो डिपॉजिट होती है, जो लेना देना होता है, वो चालू रख देता है, वो चालू हो जाता है, और उसका वो जो ख़त्म होने की सीमा पर होता है बैंक, वो बच जाता है। तो ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक में आरबीआई प्रोवाइड द फंड टू स्ट्रगलिंग बैंक कीप देम रनिंग। कोविड टाइम में जो भाई देखो मार्केट बंद हो गई थी, सब बंद हो गया था, कोविड टाइम हमारे सामने की बात है ना, पैंडेमिक में जो बैंक ख़त्म होने की कगार पे थे, उनको आरबीआई ने सपोर्ट किया पैसे देके कि तुम अपना काम चालू रखो, ठीक है। आरबीआई सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को, जैसे हमारी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, मतलब कुसुम योजना है या प्रधानमंत्री सड़क योजना है, बीमा योजना है, यदि उसके पास फंड की कमी है तो वो आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई से फंड मांगेगी, आरबीआई को फंड देगा। अब आरबीआई के पास फंड कहाँ से आता है, आप कल पढ़ोगे कैश रिजर्व रेशो, वहाँ से भी आप समझ जाओगे कहाँ से आएगा। रिजर्व रेपो रेट भी होता है, अभी हमने पढ़ी रेपो रेट, एक होता है रिजर्व रेपो रेट, वो आपको कल समझा दूंगा लेक्चर में। उसके द्वारा भी आरबीआई इनडायरेक्टली माध्यम में आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है पैसा देता है, ठीक है। तो आप यहाँ समझ के सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि वाह इज आरबीआई इम्पोर्टेंट, हमारी ज़िंदगी में आरबीआई की क्या इम्पोर्टेंस है। विदाउट आरबीआई मनी वुड बी अनकंट्रोल, यदि आरबीआई नहीं होगा तो कंट्रोल कौन करेगा, मार्केट में मनी रेगुलेट जो मनी सर्कुलेशन हो रहा है उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। और इकोनॉमी हो सकता है कि बैडली सफ़र करे, ठीक है, बहुत बुरी तरह। मैंने बताया ना कि यदि जहाँ और हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ है, रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, अमेंडमेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हर चीज़ जो है वो कंट्रोल वे में मिलेगी। बट जहाँ जिसका कोई ना तो रूल है ना रेगुलेशन है, तो वो कैसी मार्केट हो गई, अनऑर्गेनाइज मार्केट हो गई, और अनऑर्गेनाइज मार्केट हमेशा लॉस में ही चलती है। तो इसलिए आरबीआई का होना जरूरी है, ये हमारे जिंदगी में और हमारी कंट्री में एक रेगुलेशन की तरह, रेगुलेट बॉडी की तरह बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स कुड राइज शार्पली मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट, ठीक है। यदि प्राइस एसेंशियल गुड्स हो रहा है बहुत काफ़ी शार्पली बढ़ रहा है, ठीक है,
तो हमारी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी यदि ये नहीं, ठीक। तो बैंक वुड कोलैप्स ट्रैवलिंग टूवर्ड्स सेविंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें RBI बड़े आराम से अपनी भूमिका इस तरह निभा रहा है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और प्लीज़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड नाइट सभी स्टूडेंट्स को, एंड मोटिवेट रहें, थोड़ा अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।